चंदा मामा के पास है इतनी ज्यादा ऑक्सीजन, 1 लाख सालों तक जिंदा रह सकेंगे 8 अरब लोग। दुनिया भर में अंतरिक्ष में बस्ती बसाने के लिए होड़ सी लग गई है। एलन मस्क, जेफ बेजोस जैसे अरबपति भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। चंदा मामा इंसानों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आए हैं। चंद्रमा का वातावरण चंद्रमा के आसपास की गैसों की एक बहुत ही डरावनी उपस्थिति है। अधिकांश व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए चंद्रमा को वैक्यूम से घिरा हुआ माना जाता है। वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए चांद्र वायुमंडल के रूप में संदर्भित अंतर प्राकृतिक माध्यम की तुलना में इसके आसपास के क्षेत्र में परमाणु और आणविक कणों की उन्नत उपस्थिति पृथ्वी के आसपास के गैसीय लिफाफों और सौर मंडल के अधिकांश ग्रहों की तुलना में नगण्य है। इस छोटे द्रव्यमान का दबाव लगभग 3 गुना 10 की घात -15 वातावरण 0.3 नैनोपास्कल होता है, जो पूरे दिन बदलता रहता है, और कुल द्रव्यमान 10 मीट्रिक टन से कम होता है। अन्यथा चंद्रमा को एक वातावरण नहीं माना जाता है क्योंकि यह औसत दर्जे की विकिरण को अवशोषित नहीं कर सकता है, स्तरित या स्वपरिसंचारी नहीं दिखता है, और उच्च दर के कारण निरंतर पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है जिस पर इसकी गैसें अंतरिक्ष में खो जाती हैं। रोजर जोसेफ बोसोविच अपने टेलुना एटमॉस्फेयर 1753 में चंद्रमा के चारों ओर वातावरण की कमी के लिए बहस करने वाले पहले आधुनिक खगोलविद थे। अंतरिक्ष खोज में प्रगति के साथ साथ इंसानों ने हाल ही में ऐसी तकनीकों पर बहुत अधिक समय और पैसा निवेश किया है जो अंतरिक्ष संसाधनों के प्रभावी उपयोग को संभव कर सकती हैं। इन तमाम प्रयासों में चंद्रमा पर ऑक्सीजन का उत्पादन करने का सबसे अच्छा तरीका खोजने पर विशेष ध्यान रहा है। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी और नासा ने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत चंद्रमा पर एक ऑस्ट्रेलियाई निर्मित रोवर भेजने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका लक्ष्य चंद्र चट्टानों को इकट्ठा करना था जो अंततः चंद्रमा पर सांस लेने योग्य ऑक्सीजन प्रदान कर सकते थे। हालांकि चंद्रमा का अपना एक वातावरण है, ये बहुत पतला है और ज्यादातर हाइड्रोजन, नियोन और ऑर्गन से बना है। यह उस तरह का गैसीय मिश्रण नहीं है जो मनुष्यों जैसे ऑक्सीजन पर निर्भर स्तनधारियों को बनाए रख सके। इसके अनुसार वास्तव में चंद्रमा पर भरपूर ऑक्सीजन है। ये सिर्फ गैसीय रूप में नहीं है, इसके बजाय ये चंद्रमा को ढकने वाली चट्टान की परत और महीन धूल जिसे रेजोलिथ कहा जाता है, में फंस गई है। अगर हम इस परत से ऑक्सीजन निकाल सकें, तो क्या ये चंद्रमा पर मानव जीवन बनाए रखने करने के लिए पर्याप्त होगा? चंद्रमा पर बहुलता में है सिलिका, एल्यूमिनियम जैसे खनिज। ऑक्सीजन का स्रोत ऑक्सीजन हमारे आसपास की जमीन में कई खनिजों में पाई जा सकती है, और चंद्रमा ज्यादातर उन्हीं चट्टानों से बना है जो आप पृथ्वी पर पाएंगे, हालांकि थोड़ी अधिक मात्रा में सामग्री जो उल्काओं से आई है। सिलिका, एल्यूमिनियम और आयरन और मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे खनिज चंद्रमा पर बहुलता में हैं। इन सभी खनिजों में ऑक्सीजन होता है, लेकिन इस रूप में नहीं कि हमारे फेफड़े तक पहुंच सके। चंद्रमा पर ये खनिज कुछ अलग रूपों में मौजूद हैं जिनमें कठोर चट्टान, धूल, बजरी और सतह को ढकने वाले पत्थर शामिल हैं। ये सामग्री अनगिनत सहस्राब्दियों से उल्कापिंडों के चंद्र सतह पर दुर्घटनाग्रस्त होने से वहां एकत्र हुई है। कुछ लोग चंद्रमा की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं, लेकिन एक मृदा वैज्ञानिक के रूप में मुझे इस शब्द का उपयोग करने में संकोच होता है। मिट्टी, जैसा कि हम जानते हैं कि यह बहुत ही जादुई चीज है जो केवल पृथ्वी पर होती है। इसे मिट्टी की मूल सामग्री पर काम करने वाले जीवों की एक विशाल श्रृंखला द्वारा लाखों वर्षों में बनाया गया है। पृथ्वी की मिट्टी उल्लेखनीय भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं से ओतप्रोत है। इस बीच चंद्रमा की सतह पर सामग्री मूल रूप से अपने मूल, अछूते रूप में रेजोलिथ है। एक पदार्थ अंदर जाता है, दो बाहर आते हैं। चंद्रमा का रेजोलिथ लगभग 45% ऑक्सीजन से बना है, लेकिन वह ऑक्सीजन ऊपर बताए गए खनिजों में कसकर बंधी हुई है। चंद्रमा पर ऑक्सीजन मुख्य उत्पाद होगा। उन मजबूत बंधनों को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा लगाने की जरूरत है। यदि आप इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जानते हैं तो आप इससे परिचित हो सकते हैं। पृथ्वी पर इस प्रक्रिया का उपयोग आमतौर पर विनिर्माण में किया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम का उत्पादन करना। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से अलग करने के लिए इलेक्ट्रोड के माध्यम से एक विद्युत प्रवाह एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आमतौर पर एल्यूमिना कहा जाता है, के तरल रूप से प्रवाहित किया जाता है। इस मामले में ऑक्सीजन एक उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है। चंद्रमा पर ऑक्सीजन मुख्य उत्पाद होगा और निकाला गया एल्यूमिनियम या अन्य धातु संभावित रूप से उपयोगी उपोत्पाद होगा। एक बहुत ही सीधी प्रक्रिया है, लेकिन एक झोल है। ये बहुत ऊर्जा मांगती है। टिकाऊ होने के लिए इसे सौर ऊर्जा या चंद्रमा पर उपलब्ध अन्य ऊर्जा स्रोतों की सहायता की जरूरत होगी।
रेजोलिथ से ऑक्सीजन निकालने के लिए भी पर्याप्त औद्योगिक उपकरणों की आवश्यकता होगी। हमें पहले ठोस धातु ऑक्साइड को तरल रूप में बदलना होगा, या तो गर्मी को सॉल्वेंट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ मिलाकर। हमारे पास पृथ्वी पर ऐसा करने की तकनीक है, लेकिन इस उपकरण को चंद्रमा पर ले जाना और इसे चलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा पैदा करना एक बड़ी चुनौती होगी। 2025 तक चंद्रमा पर प्रौद्योगिकी भेजने की उम्मीद। इस साल की शुरुआत में बेल्जियम स्थित स्टार्टअप स्पेस एप्लीकेशन सर्विसेज ने घोषणा की कि वह इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया में सुधार के लिए 3 प्रयोगात्मक रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है। वह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक विशेष मिशन के हिस्से के रूप में 2025 तक चंद्रमा पर प्रौद्योगिकी भेजने की उम्मीद करते हैं। चंद्रमा कितनी ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है? इसके अनुसार, जब हम इसे खींचने का प्रबंधन करते हैं, तो चंद्रमा वास्तव में कितनी ऑक्सीजन दे सकता है? खैर, अगर यह निकाली जा सकी तो बहुत ज्यादा। यदि हम चंद्रमा की गहरी कठोर चट्टानों में फंसी ऑक्सीजन की उपेक्षा करें और केवल रेजोलिथ पर विचार करें जो सतह पर आसानी से उपलब्ध है, तो हम कुछ अनुमानों के साथ आ सकते हैं। रेजोलिथ के प्रत्येक घन मीटर में औसतन 1.4 टन खनिज होते हैं, जिसमें लगभग 630 किलोग्राम ऑक्सीजन शामिल है। नासा का कहना है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए एक दिन में लगभग 800 ग्राम ऑक्सीजन सांस लेने की आवश्यकता होती है। तो 630 किलो ऑक्सीजन एक व्यक्ति को लगभग 2 साल या सिर्फ अधिक तक जीवित रखेगी। अब मान लेते हैं कि चंद्रमा पर रेजोलिथ की औसत गहराई लगभग 10 मीटर है और हम इससे सारी ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। 8 अरब लोगों को लगभग 100,000 वर्षों तक। इसका मतलब है कि चंद्रमा की सतह के शीर्ष 10 मीटर पृथ्वी पर सभी 8 अरब लोगों को लगभग 100,000 वर्षों तक सांस के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि हम कितने प्रभावी ढंग से ऑक्सीजन निकालने और उपयोग करने में सफल रहेंगे। बहरहाल, यह आंकड़ा काफी अद्भुत है। ऐसे में हमें नीले ग्रह और विशेष रूप से इसकी मिट्टी की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जो हमारे बिना प्रयास किए भी सभी स्थलीय जीवन को बने रहने में सहयोग देता है। नासा के वैज्ञानिकों ने चांद की मिट्टी से निकाली ऑक्सीजन, तो क्या अब चांद पर बस सकते हैं लोग? चंद्रमा पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वैज्ञानिक वहां अपने मिशन को लंबे समय तक ठहरने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन खोज निकाला है, जिससे चांद की सतह पर अपनी दीर्घकालिक मौजूदगी को भी बताया जा सकेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने आर्टेमिस मिशन के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी में है। इस मिशन के जरिए नासा का मकसद चांद की सतह पर अपनी दीर्घकालिक मौजूदगी बनाए रखना है। इसके लिए सबसे जरूरी है चांद पर ऑक्सीजन की खोज। ऑक्सीजन का इस्तेमाल सांस लेने के अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोपेलेंट के रूप में भी किया जा सकता है। इससे चंद्रमा पर पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक रहने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। चांद पर जाने वाले लोगों की होगी मदद। अब वैज्ञानिकों के हाथ एक और सफलता लगी है। एक परीक्षण के दौरान ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने सिमुलेटेड चंद्रमा की मिट्टी से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन निकाली है। ये चांद की सतह पर मनुष्यों की दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करने और यहां तक कि चंद्रमा के भविष्य के उपनिवेशीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। चांद की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने की क्षमता न केवल चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सांस लेने वाली हवा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे परिवहन के लिए फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और आगे अंतरिक्ष अन्वेषण का उपक्रम किया जा सकता है। कैसे की खोज? जॉनसन स्पेस सेंटर में नासा के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरोन पाज ने कहा कि इस तकनीक में चांद की सतह पर प्रति वर्ष ऑक्सीजन में अपने स्वयं के वजन का कई गुना उत्पादन करने की क्षमता है, जो एक निरंतर मानव उपस्थिति और चंद्र अर्थव्यवस्था को सक्षम करेगा। हाल ही में एक परीक्षण के दौरान नासा की कार्बोथर्मल रिडक्शन डेमोन्स्ट्रेशन (CARD) टीम ने 15 फुट व्यास वाले एक विशेष गोलाकार कक्ष में एक परीक्षण किया, जिसे डर्टी थर्मल वैक्यूम चैम्बर कहा जाता है। वैक्यूम चैम्बर के अंदर की स्थितियां चंद्रमा पर पाई जाने वाली स्थितियों के समान थीं। डर्टी थर्मल वैक्यूम चैम्बर के अंदर वैज्ञानिकों ने एक कार्बोथर्मल रिएक्टर का इस्तेमाल लूनर सॉइल सिमुलेंट को गर्म करने और ऑक्सीजन निकालने के लिए किया। दशकों से वैज्ञानिक उच्च तापमान का उपयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड या डाइऑक्साइड का उत्पादन करके सौर पैनल और स्टील जैसी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कार्बोथर्मल कमी का उपयोग कर रहे हैं। मिट्टी के गर्म होने के बाद टीम ने मास स्पेक्ट्रोमीटर ऑब्जर्विंग लूनर ऑपरेशंस (EMSLO) नामक उपकरण का उपयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड का पता लगाया। वातावरण का एक स्रोत अतिरंजित है। क्रस्ट और मेंटल के भीतर रेडियोधर्मी क्षय के परिणामस्वरूप रेडॉन और हीलियम जैसी गैसों की रिहाई
एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत माइक्रोक्रिटोराइट्स, सौर हवा और सूर्य के प्रकाश द्वारा चंद्र सतह की बमबारी है, जिसे स्पटरिंग के रूप में जाना जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि उसे चंद्रमा पर पानी होने के सबूत मिले हैं। नासा ने अपनी एक नई और अचंभित करने वाली खोज के बारे में घोषणा की है कि उन्हें कुछ दिनों पहले चांद की सतह पर पानी होने के निर्णायक सबूत मिले हैं। चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं के मिलने की पुष्टि से नासा के वहां बेस बनाने की योजना को लेकर भी उम्मीदें बढ़ी हैं। इस बेस को चंद्रमा पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से ही संचालित करने का लक्ष्य है। हालांकि इससे पहले भी चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत मिले थे, लेकिन इससे पहले जो खोज हुई थी उनमें चांद के हमेशा छाया में रहने वाले भाग में पानी के होने के संकेत मिले थे। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों को चांद के उस हिस्से में पानी के होने के साक्ष्य मिले हैं जहां सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। एक वर्चुअल टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बोलते शोध पत्र की सह लेखिका केसी होनेबल ने कहा, वहां जो पानी है वो चांद पर लगभग 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी में 12 ऑन्स की एक बोतल के बराबर पानी है। यानी चांद के लगभग 1 क्यूबिक मीटर आयतन या क्षेत्र में आधे लीटर से भी कम 0.325 लीटर पानी है। होनेबल मैरीलैंड स्थित नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में पोस्ट डॉक्टर फेलो हैं। होनेबल के नासा सहयोगी जेकब ब्लीचर का कहना है कि शोधकर्ताओं को जल जमाव की प्रकृति समझने की जरूरत है। उनका मानना है कि इससे उन्हें यह तय करने में मदद मिलेगी कि अगर भविष्य में चांद पर किसी तरह की खोज की जाती है तो ये प्राकृतिक संसाधन कितनी मात्रा में सुलभ होंगे। चंद्रमा पर पानी होने के संकेत और तथ्य पहले भी मिले हैं, लेकिन इस नई खोज से यह पता चलता है कि यह पहले की खोज के अनुमान से कहीं अधिक मात्रा में मौजूद है। मिल्टन केन्स स्थित ओपन यूनिवर्सिटी की गृह वैज्ञानिक हनाह सरसेंट के मुताबिक इस खोज ने हमें चांद पर पानी के संभावित स्रोतों के और अधिक विकल्प दे दिए हैं। चंद्रमा पर बेस कहाँ हो, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि पानी कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। स्पेस एजेंसी का कहना है कि उनकी योजना के मुताबिक वे साल 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चांद की सतह पर भेजेंगे। ये योजना साल 2030 में नासा के मंगल पर मानव के अगले बड़े कदम की तैयारी की एक कड़ी है। वैज्ञानिकों को चंद्रमा पर कैसे मिला पानी? इस खोज के लिए सबसे पहले एक एयरबोर्न इंफ्रारेड टेलीस्कोप बनाया गया, जिसे सोफिया नाम दिया गया है। यह एक ऐसी वेधशाला है जो वायुमंडल के काफी ऊपर उड़ती है और एक बड़े पैमाने पर सौर मंडल का काफी स्पष्ट दृश्य उपलब्ध कराती है। इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मदद से शोधकर्ताओं ने पानी के अणुओं के सिग्नेचर कलर की पहचान की। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह लूनर ग्लास के बुलबुलों में या फिर सतह पर मौजूद कणों के बीच जम गया और यही कारण है कि यह कठोर वातावरण होने के बावजूद भी मौजूद है। एक अन्य अध्ययन में वैज्ञानिकों ने हमेशा अंधेरे में रहने वाले क्षेत्र का अध्ययन किया। इसे ठंडे जाल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पानी जमा होने या फिर स्थायी तौर पर मौजूद होने की संभावना हो सकती है। वैज्ञानिकों को दोनों ध्रुवों पर ये ठंडे जाल मिले और उन्होंने इनके आधार पर निष्कर्ष निकाला कि चंद्रमा की सतह का करीब 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पानी को बांधकर करने की क्षमता रखता है। सरसेंट के मुताबिक इस खोज के साथ ही उन जगहों की सूची और बड़ी हो जाएगी जहां बेस बनाया जा सकेगा। आने वाले सालों में चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में कई मिशन भेजे जाने की योजना है, लेकिन आने वाले सालों में चांद पर स्थायी आवास बनाने की भी योजना है। यह एक दीर्घकालिक और महत्वाकांक्षी योजना है। ओपन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता के मुताबिक निश्चित तौर पर यह कुछ प्रभाव डाल सकता है। इससे हमें कुछ शोध करने के लिए समय मिलता है। हालांकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं, क्योंकि हम पहले से ही चंद्रमा पर बेस तैयार करने की योजना पर काम कर रहे हैं और हम इस ओर आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह आशाजनक है।